तो फिल्म की शुरुआत फ्यूचर से दिखाई जाती है, जहां अब जमीन पर बड़े बड़े सिंक होल बन गए थे और इनके अंदर फटने वाले वॉल्केनो के बाद इन्हें सिंक होल में से अजीब बड़ी बड़ी क्रिएचर्स निकलने लगी, जो इंसानों पर हमला करके उन्हें मार देती थी। थोड़े ही अरसे में दुनिया की 90% आबादी को इन क्रिएचर्स ने मार डाला, पर इंसानों को इनको मारने का कोई तरीका नहीं मिला, इसलिए इन क्रिएचर्स को रीपर का नाम दिया गया। बचे हुए कुछ इंसानों ने नोटिस किया कि ये क्रिएचर 8000 फीट की बुलंदी पर जाने से डरते हैं। ऐसा क्यों था, वजह तो ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन इनसे बचने के लिए अब जितने भी थोड़े बहुत लोग थे वो पहाड़ियों के ऊपर जाकर बसने लगे। जरूरत के बस थोड़े सामान के साथ यहाँ जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल हो गई थी। इन्हीं सर्वाइवर्स में था एक बच्चा हंटर भी, जो अपनी कम्युनिटी में सिर्फ एक ही बच्चा था जिसे अब अपनी जिंदगी बोर लगने लगी थी। एक दिन वो अपने ही जैसे और लोगों की मिलने की उम्मीद में पहाड़ी से नीचे चला आता है, जहाँ उन रीपर्स का खतरा था। ढूंढने पर उसे इंसान तो नहीं मिलते, लेकिन एक रीपर उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए हंटर भागा जितना तेजी से वो भाग सकता था, और ठीक वक्त पर उस रीपर के हमला करने से पहले वो अपनी सेफ लाइन को क्रॉस कर गया। जान तो उसकी बच गई थी, लेकिन अब ये बात उसके डैड को भी पता चल गई थी कि वो नीचे गया था, जो सुनकर उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उसके डैड ने उसे समझाया कि नीचे जाना बिल्कुल सेफ नहीं, देखो तुम्हें भागने में भी मसला होता है। यहाँ हमें पता चला कि हंटर को सांस लेने में तकलीफ होती थी और वो हर वक्त फिल्टर्स के सहारे जीता था। हंटर ने अपने डैड को एक्सप्लेन किया, बस मैं और लोगों को ढूंढना चाहता था। जवाब में उसके डैड कहते हैं, देखो हंटर, मैं तुम्हारी मॉम को खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। ये कहकर वो शिकार के लिए चले गए अपने फ्रेंड केटी के साथ, जहाँ शिकार पर भी वो अपने बेटे के लिए काफी उदास और परेशान थे। तब केटी उसे समझाते हैं, देखो वो एक बच्चा है और बच्चे हमेशा नई चीजों को जानने के लिए बेताब होते हैं, तो वे उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। ये लोग जब अपना शिकार लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में इन्हें दिखाई देती है प्रोफेसर नीना। वो रीपर के शेल पर नई नई बुलेट्स बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। कोई तो उनकी बनाई हुई बुलेट उन रीपर को मार सकती थी। 3 साल हो गए थे उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, लेकिन अब तक वो नाकाम थी। रात होने पर देखने को मिला कि हंटर की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई, तो देखकर विल भी परेशान हो गया और फौरन उसने जाकर हंटर का फिल्टर चेंज किया, जिसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी संभल गई। उसने देखा कि ये उसके पास लास्ट फिल्टर था और अब अगर उसे हंटर की जान बचानी थी तो उसे पहाड़ी से नीचे जाकर हॉस्पिटल से और फिल्टर्स लेकर आने थे। ये बात वो जानता था कि नीचे जाना बिल्कुल सेफ नहीं, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरी चॉइस भी नहीं थी। यही चीज वो जाकर प्रोफेसर नीना से डिस्कस करता है कि वो नीचे जाने वाला है और उसने नीचे जाने के लिए एक सेफ रोड भी ढूंढा है, लेकिन नीना को उसकी बात पे यकीन नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि नीचे कोई सेफ जोन नहीं। इसलिए वो उसकी मदद करने को इनकार कर देती है और विल अकेले ही जाने का फैसला करता है। कुछ वेपन्स लिए वो नीचे जाने के लिए तैयार ही था कि केटी भी उसके साथ आ गई, जो उसकी दोस्त थी। विल इसे साथ ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन केटी उसे बताती है, मेरा तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं, अच्छा है ना मैं हंटर की जान ही बचा लूं। वेपन्स लिए वो लोग सफर पे निकल ही रहे थे कि प्रोफेसर नीना उन्हें जाते देख रही थी। आखिर उनसे भी रहा नहीं किया और उन्होंने भी विल का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो जानती थी जो वो ऊपर रहकर नहीं कर पा रही वो नीचे अपनी लैब में जाकर कर पाएंगी। वो एक ऐसी बुलेट जरूर तैयार कर लेगी जिनसे उन रीपर्स को मारा जा सके। ये लोग नीचे शहर तक जाने के लिए एक खास रूट का इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पर रीपर्स के होने के कम से कम चांसेस थे। प्रोफेसर नीना यहाँ इन्हें अपनी मॉडिफाई की हुई कंपास दिखाती हैं, जो दूर से ही रीपर्स को डिटेक्ट कर सकती थी, क्योंकि रीपर्स के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही थी। काफी चलने के बाद आखिर ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां इन्हें खतरा था रीपर्स के होने का, लेकिन प्रोफेसर नीना की कंपास यहाँ पर दूर दूर किसी भी रीपर के ना होने की खबर देती है और ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ट्रक्स भी खड़े हुए थे, जो जरूर उन रीपर्स को ही मारने आए होंगे, लेकिन इस लड़ाई में खुद मारे गए। इन ट्रक्स में से विल और केटी अपने सर्वाइवल की चीजें ले लेते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे ग्रेनेड्स भी मिले थे, जिन्हें चलाना केटी जानती थी। उन्हें लग रहा था कि अब इन्हें ग्रेनेड्स के जरिए आगे का सफर आसान होने वाला है। प्रोफेसर नीना को यहीं पर रीपर का खोल भी मिलता है, यानी बॉडी का एक पार्ट, जिसे वो उठा लेती है और यहाँ से और सैंपल कलेक्ट करने लग जाती है, ताकि वो इन रीपर्स के बारे में पता चला सके और इनको खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढ सके। यही बातों ही बातों में केटी प्रोफेसर नीना को बुरा भला कहने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि प्रोफेसर नीना की वजह से उसकी दोस्त और विल की वाइफ की डेथ हुई थी। इनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाथापाई में बदल गई। अभी ये लोग इसी सब में थे कि अचानक उन्हें दूर से किसी रीपर के होने की आवाज सुनाई दी। आगे बढ़कर इन्होंने देखा ये कोई रीपर नहीं था, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे घोड़े थे, और ये देखकर वो लोग हैरान हो गए कि रीपर्स जानवरों को नहीं मारते थे, वो तो सिर्फ इंसानों को मार रहे थे। ये लोग अब आगे चेयर लिफ्ट तक जाते हैं, जहाँ से इन्हें अपना अगला सफर कंप्लीट करना था। यहाँ आने पर प्रोफेसर नीना को अपनी कंपास से यहीं करीब एक रीपर के होने का एहसास होता है। ये लोग जब अर्थ के
फिर देखते हैं उन्हें एक तरफ के दरख्त जलते दिखाई देते हैं। यानी मॉन्स्टर वही था। अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो फौरन यहाँ से भागना था। फिल और प्रोफेसर नीना बैठ जाते हैं चेयर लिफ्ट के अंदर, जबकि केटी इसकी पावर सप्लाई चलाने की ट्राई करती है। अब जैसे जैसे वो रीपर केटी के करीब आ रहा था, केटी घबरा रही थी। इसी घबराहट में वो रीपर के पास एक ग्रेनेड फेंक देती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका तो हुआ, लेकिन रीपर को इस धमाके से कोई असर नहीं हुआ। ये लोग जल्दी से अपनी चेयर लिफ्ट ऑन करके उसे चला लेते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केटी टावर पे चढ़कर अब चेयर लिफ्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश में थी। वो टावर से जैसे ही चेयर लिफ्ट की तरफ जंप करती है तो बदकिस्मती से वो चेयर के ऊपर जंप नहीं कर पाई। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे विल ने हाथ पकड़कर बचा लिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुश्किलें हल नहीं हुई, क्योंकि रीपर अब बिल्कुल उनके पीछे आ चुका था और उनकी चेयर की केबल्स को बुरी तरह हिला रहा था, जिसकी वजह से इनकी चेयर लिफ्ट ही टूटकर नीचे गिर जाती है। और अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग वापसी का रास्ता अपना लेते हैं, यानी ऊंचाई की तरफ भागने लग जाते हैं जहाँ पर ये रीपर्स नहीं आ सकते थे। वापस आकर ये लोग अपने घरों को नहीं गए, क्योंकि वो काफी दूर था। ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे जहाँ पर ये तीनों बातें करने लगते हैं। प्रोफेसर नीना ने बताती हैं कि जब ये मॉन्स्टर्स इस दुनिया के अंदर आए थे, तब आते ही इन्होंने बिना सोए बिना रुके दुनिया के 95% लोगों को मार दिया, ऐसे जैसे ही इंसानों को ही मारने आए हों। लेकिन एक अजीब बात भी थी कि इन्होंने इंसानों को मारकर खाया नहीं, और ना ही इन्होंने इंसानों के अलावा किसी और जानदार को मारा। इसी वजह से वो हमेशा से इसी डाउट में रही थी कि क्या किसी ने इन रीपर्स को सिर्फ इंसानों को खत्म करने के लिए तो नहीं डिजाइन किया, या शायद ये गॉड की तरफ से भेजे गए हों इंसानों को मारने के लिए। यही बातें करते करते केटी और प्रोफेसर नीना सो जाते हैं, जबकि विल को अपनी वाइफ के साथ बिताए कुछ लम्हे याद आने लगे, जिन लम्हों में उसने प्रोफेसर नीना के बारे में भी बात की थी। वो और प्रोफेसर नीना पार्टनर थी, और विल की वाइफ हमेशा से कहा करती थी कि प्रोफेसर नीना ही वो इंसान है जो रीपर्स को मारने के लिए जरूर कोई गैजेट बना सकती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं ये तीनों अपने मिशन पे निकल गए थे। इन्हें अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करने के लिए नीचे शहर की तरफ जाने के लिए बढ़ गए थे। इस टाइम ये लोग एक टनल के जरिए से होते जा रहे थे। आधी टनल तो हाई एल्टीट्यूड पे थी, यानी 8000 फीट की बुलंदी पर थी, जहाँ पर ये रीपर्स नहीं आ सकते थे। लेकिन बाकी आधी टनल का हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ था, जहाँ पे रीपर्स के होने का खतरा था। इस सब के बावजूद भी ये लोग इस टनल के अंदर बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर विल ने प्रोफेसर नीना को ये नहीं बताया था कि उसकी ये कंपास अंडरग्राउंड नहीं चलेगी। काफी घंटों के सफर के बाद इन्हें एक बुरी खबर ये पता चलती है कि टनल की दूसरी एंट्रेंस तो बंद थी। अब इन्हें यहाँ से दूसरी टनल का रास्ता लेना था। इतने घंटों का सफर दोबारा करते तो थक जाते। यहाँ पर एक शॉर्टकट भी था जो छोटी छोटी स्टेयर्स से होकर जाता था। ये लोग उसे इस्तेमाल करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि काफी अरसे से ये भी बंद थी तो यहाँ पर बहुत सी चिमगादड़ें थी, बैट्स थी जो इनके ऊपर हमला करती हैं, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। फाइनली अब ये लोग एक दूसरी टनल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आना इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक रीपर मौजूद था जो जैसे बस इनका इंतजार ही कर रहा था। ये लोग जल्दी से अपने हेड्स पे लगी हुई लाइट को कवर कर चुके थे ताकि रीपर इन्हें सेंस ना कर पाए, लेकिन फिर भी रीपर ने इन्हें सेंस कर लिया था, जिससे बचने के लिए ये लोग अब टनल की दूसरी तरफ से भागने लग जाते हैं। और भागते हुए आगे आके थोड़ी ही दूरी पर केटी ने एक ग्रेनेड भी ब्लास्ट कर दिया था, जिससे वो जानती थी कि रीपर तो नहीं मरेगा, लेकिन हाँ उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी उन तक पहुंचने की। और ऐसा करने में वो कुछ % कामयाब हो भी गई थी, लेकिन अब भी रीपर उनके पीछे पीछे था। इसमें इतना पीछे मुड़कर विल भी उनके ऊपर गोलियां चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी गोली रीपर के ऊपर असर नहीं कर रही थी। किस्मत इनकी अच्छी थी कि इन्हें इसी टनल के अंदर एक छोटा सा और गार मिल गया, जिसके अंदर ये तीनों चले जाते हैं। इसी गार के अंदर रीपर भी अपनी जलती हुई टेल को इनके मुंह के बिल्कुल करीब कर लेता है, जिससे इनके सांस खुश्क हो गए थे। लेकिन विल ने यहाँ पर भी सेहानत दिखाई और माचिस जलाकर दूसरी तरफ फेंक दी, जिससे रीपर रोशनी को दूसरी तरफ देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब ये लोग इसी गार की दूसरी तरफ से रास्ता बनाते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक और मर्तबा रीपर इसी गार के अंदर अपनी टेल डालकर विल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पीछे था। लेकिन किसी तरह विल इस हमले से बच गया। केटी सबसे आगे थी। जल्दबाजी में वो एक ऐसी टनल के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक और रीपर मौजूद था, और इस मर्तबा रीपर ने उसके ऊपर कोई तरस नहीं खाया और उसे हमला करके मार डाला। हालांकि पीछे से नीना उसे बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब नाकाम हो गया। आखिरी चॉइस पर बस नीना को वहाँ से बाहर निकलती हुई एक लैडर, एक सीढ़ी दिखाई दी, जिसके ऊपर चढ़कर वो और विल यहाँ से चले गए।
केटी को यहीं पर छोड़कर, जिस बात का तो शायद अब इन्हें जिंदगी भर होने वाला था। अब ये लोग एक सेफ एल्टीट्यूड पे आ गए थे, इन्हीं 8000 फीट से ऊपर, जहाँ कोई रीपर नहीं था। ये लोग यहाँ सेफ रह सकते थे, लेकिन नीना इस टाइम सेफ रहने को प्रायोरिटी नहीं देती, बल्कि अपनी मिशन को प्रायोरिटी देती है और अपनी लैब्स की तरफ बढ़ने का फैसला करती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर थे जिसमें अब कोई इंसान नहीं रहता था। उन्हीं में से एक घर के अंदर विल और प्रोफेसर नीना आ चुके थे। यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत कुछ था। नीना दोनों के लिए खाना बना दिया है और यहाँ बैठकर विल को हंटर की याद आ जाती है। उसे ये खाना बहुत पसंद था, लेकिन उनके शहर में ये सादा सा खाना भी नायाब हो गया था। फिर अब नीना विल को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो डिफरेंट केमिकल्स के मिक्सचर से एक ऐसी बुलेट तैयार कर सकती है जो उन रीपर्स को मार सकता है। नीना को लग रहा था कि इनके अंदर कोई मैग्नेटिक पावर जरूर है, पर एक खास केमिकल कॉम्बिनेशन की मदद से ये लोग उनके अंदर के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को किसी बॉम्ब की तरह डिस्ट्रॉय कर सकते थे, जिससे उन रीपर्स के मर जाने का 90% तक चांस है। विल को उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, और अब विल को तो इस बात पे भी यकीन नहीं आ रहा था कि नीना की फ्रेंड यानी विल की वाइफ वो नीना की इस थ्योरी पे बिलीव करती थी। खैर अगले दिन ये लोग लैब की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला स्टॉप यहाँ पर विल ने एक हॉस्पिटल के पास किया था, जहाँ से उसे हंटर की मेडिसिन और फिल्टर्स लेने थे। गन लिए वो आगे बढ़े थे, क्योंकि जानते थे कहीं ना कहीं से इनका सामना रीपर से हो सकता है। लेकिन अभी तक प्रोफेसर नीना की कंपस ने इन्हें किसी भी मॉन्स्टर के यहाँ होने का इशारा नहीं दिया था। फाइनली विल को भी हंटर की मेडिसिन मिल जाती है, जिसका वो स्टॉक अपने बैग में रख लेता है, जितना वो रख सकता था। इसके बाद ये लोग तेजी से यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस हॉस्पिटल के अंदर कोई रीपर छुपा हुआ है, जिसे नीना के कंपस ने डिटेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो कंपस अब खराब हो चुका था। ये लोग तेजी से उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रीपर वॉल्स तोड़ते हुए इनके ऊपर हमला करने लग जाता है। यहाँ तक कि उसने तो अपने टेंटिकल की मदद से विल को कैद भी कर लिया था। यहाँ पर प्रोफेसर नीना बहुत ही होशियारी से पास पड़े फायर बॉक्स में से एक्स निकालकर उस रीपर की टेल के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से रीपर विल को छोड़ देता है। अब इन्हें फौरन यहाँ से भागना था, लेकिन भागने से पहले नीना यहाँ के सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खोल चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर फॉग पैदा हो जाए और रीपर्स को वो लोग नजर ना आए। ये आइडिया भी अच्छा था, लेकिन विल के दिमाग में जो आइडिया था वो इससे भी ज्यादा कमाल का था। विल एक ऑक्सीजन टैंक के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और प्रेशर से वो रीपर उड़कर इस बिल्डिंग से बाहर जा चुका था। ये लोग ऊपर से खड़े हुए रीपर को देखते हैं जो बेजान जमीन पे पड़ा था, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि वो रीपर मरा है या बेहोश है। ज्यादा देर ये लोग रुक नहीं सकते थे यहाँ पर, इसीलिए विल नीना से वापस चलने को कहता है, पर नीना कहते हैं नहीं विल, मुझे मेरे लैब तक जाना है ताकि मैं इन्हें मारने के लिए कोई नई बुलेट तैयार कर पाऊँ। विल नीना की बात मान जाता है और ये लोग ट्रक में ही बैठकर लैब के लिए निकल जाते हैं, और इनके यहाँ से जाते ही हमें दिखाया गया कि वो रीपर दोबारा होश में आ चुका था। इधर लैब में आते ही नीना अपना काम शुरू कर चुकी थी, जबकि विल इस लैब को विजिट कर रहा था, जहाँ पर उसे प्रोफेसर नीना की फैमिली पिक्चर भी दिखाई दी। ये देखकर वो शॉक रह गया कि नीना की एक फैमिली भी थी, क्योंकि उसने कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया था। ये सवाल करते ही नीना की भी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने बताया कि जिस दिन पहली मर्तबा रीपर्स ने दुनिया पर हमला किया था, उस दिन मैं लैब में ही थी। मेरी फैमिली मुझे बुलाती रह गई, लेकिन मैंने लैब में रहने का फैसला किया और मेरी ही वजह से मेरी फैमिली मर गई और आज मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर फिल भी काफी इमोशनल हो जाता है। नीना दोबारा बात कंटिन्यू करती है और कहती है बस वो दिन था और आज का दिन मैंने इन रीपर्स से बदला लेने की ठान ली थी, और देख लेना मैं उनसे अपनी फैमिली का बदला जरूर लूंगी। ये बात करने के बाद नीना पीछे मुड़कर एक बुलेट शूट करती है रीपर के स्केल पर, लेकिन स्केल को अभी भी कुछ नहीं होता, जिसका मतलब था कि अभी उसकी बुलेट कंप्लीट नहीं हुई। ये देखकर वो विल से कहती है तुम जाओ अपने बेटे के पास वापस चले जाओ, मैं यहाँ पर तब तक रुकूंगी जब तक मुझे कोई सोल्यूशन ना मिल जाए, जब तक मैं कोई नई बुलेट ना बना लूं। विल भी नीना की बात मानते हुए यहाँ से चला जाता है, क्योंकि हंटर को उसके पास मौजूद मेडिसिन की ज्यादा जरूरत थी, जबकि नीना बुलेट्स बनाने में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि उसे एहसास ही नहीं होता कब उसके लैब में एक रीपर आ जाता है। रीपर की आवाज सुनते ही उसने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करते ही उसे ख्याल आया कि उसने कुछ केमिकल कंपोजिशन तो ट्राई ही नहीं किए जो सच में काम कर सकते थे। ये ख्याल आते ही वो जल्दी से केमिकल्स मिक्स करते हुए एक नई बुलेट बनाने लगी, जबकि यहाँ रोड पे हमें दिखाया गया कि विल बहुत ही तेजी से ऊपर अपने टाउन की तरफ जाने की कोशिश में था, लेकिन तभी उसकी कार का एक पत्थर से टकराकर एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट की वजह से वो बेहोश हो गया।
कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसके करीब से भी एक रीपर की, एक मॉन्स्टर की आवाज आ रही थी। उसे अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। कार वो उसकी भी कर नहीं सकता था, इसीलिए वो कार के फ्रंट मिरर को तोड़ते हुए कार से बाहर निकल आता है और रीपर से बचकर ऊपर की तरफ भागने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन इस मर्तबा शायद उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती, क्योंकि रीपर बिल्कुल उसके करीब था। इससे पहले कि रीपर उसके ऊपर हमला करता, विल को गोली की आवाज सुनाई देती है और सरप्राइजिंगली इस मर्तबा नई बुलेट से वो रीपर मर भी जाता है। गोली चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि नीना ही, जिसने अपने नए एक्सपेरिमेंट से एक ऐसी बुलेट बना ली थी जो रीपर्स को मार सकती थी। उसने अपने पास मौजूद भी रीपर को इसी बुलेट से मारा था और अब वो विल को बचाने के लिए भी ठीक टाइम पर पहुंच गई थी। जब वो रीपर मरा था तो वाकई वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, एक धमाका हुआ था, जिसका मतलब था कि नीना ठीक थी। इन रीपर्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज था, जिन चार्ज में इलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन मिलने की वजह से वो ब्लास्ट हो गए। अब नीना और विल ने जब पास जाकर इस मरे हुए रीपर को देखा तो इन्हें मालूम हुआ कि ये रीपर कोई जानवर नहीं थे, कोई क्रिएचर नहीं थे, बल्कि ये रोबोट मॉन्स्टर्स थे जिन्हें बनाया गया था। जरूर किसी ने इन्हें सिर्फ इंसानों को मारने के लिए ही बनाया था। और ये बात समझते ही ये लोग शॉक हो जाते हैं। विल अभी भी कंफ्यूज था ये जानकर कि आखिर कौन हो सकता है जो इंसानों को मारने के लिए इतने सारे मॉन्स्टर्स को भेजे। नीना जवाब देती है एलियंस, या एलियंस के भेजे गए मॉन्स्टर रोबोट्स हैं। नीना ने विल को ये भी एक्सप्लेन किया कि ये 8,000 फीट की बुलंदी पे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग में कोई गड़बड़ हो गई होगी, जिसकी वजह से हाई अल्टीट्यूड पे ये लोग फंक्शन नहीं कर पाते होंगे। फाइनली नीना अपनी बनाई हुई बुलेट से अपने रास्ते में आने वाले सारे रीपर्स को मारते हुए पहुंच जाती है अपने कैंप तक, जहां आज वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक रास्ता खोज लिया था। वो यहाँ अपना एक पायरेट फ्लैग रेस करती है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि उन लोगों ने रीपर्स को मारने का कोई तरीका निकाल लिया है। सभी सर्वाइवर्स रीपर्स के साथ उनकी इस जंग के लिए तैयारी में लग जाते हैं और नीना के बताए फॉर्मूला से बहुत सारी बुलेट्स बनाते हैं, जिसमें से एक बुलेट पर इन्होंने केटी का नाम लिखा था, क्योंकि नीना को लैब तक ले जाने की करेज कहीं ना कहीं उसे केटी नहीं दी थी, इसीलिए इसका क्रेडिट केटी को तो जाता ही था। बहुत सारी बुलेट्स बनाने के बाद ये सर्वाइवर्स अब रीपर्स के साथ अपनी जंग में लग जाते हैं और जितना हो सकता था ये लोग रीपर्स को मारते हुए अपनी जगह को वापस लेना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ दिखाया जाता है कि नीना अभी तक उस रीपर की बॉडी को स्टडी कर रही थी, जहाँ पर आज उससे मिलने के लिए विल भी आया। ये लोग टेलीस्कोप लगाए आसमान की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर नीना को 3 बड़ी बड़ी स्पेसशिप आसमान से जमीन पर आते हुए दिखाई देती हैं, जिसका मतलब था कि इन्होंने जिन रीपर्स को मारा था उनके बारे में एलियंस को खबर हो गई थी और एलियंस अब इनसे एक पूरी जंग के लिए तैयार होकर आए थे। आगे अब क्या होने वाला था, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।